वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली प्राइम पर तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है चीकटलो, जिसका मतलब है अंधेरे में, जिसमें शोभिता लीडिंग रोल पर है। अब मूवी के बारे में बात करें तो ना इस मूवी एंड तक सस्पेंस में ही चलती रहती है, लेकिन बीच में थोड़ा सा स्लो लगी मूवी, लेकिन कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग भी वीडियो को पूरा देख रहा है जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है इन द ईयर ऑफ 1999, जहाँ पर दो डांस करने वाली लड़कियों को दिखाया जाता है, रानी और लच्ची। डांस प्रोग्राम खत्म होने के बाद वहाँ का एक बड़ा नेता इन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर कहीं पर ले जाने लगता है। रास्ते के दरमियान में वो नेता रानी के ऊपर अपना हाथ डालने लगता है। रानी इस नेता का इंटेंशन समझ जाती है। उसके बाद वो नेता रानी की फ्रेंड लच्ची को उसके घर के पास ड्रॉप करके रानी को अपने गेस्ट हाउस पर ले जाने लगता है। लच्ची जब अपने घर पर आकर अपने कपड़े बदल रही होती है, उसी वक्त एक अनजान बंदा इसके घर में घुस जाता है। सुबह होने के बाद जब रानी लच्ची के पास आती है तो लच्ची तो खटिया पर लेटी होती है, मतलब लच्ची मर चुकी होती है। रानी ये देखती है कि लच्ची के सर में कुछ फूल है और उसी तरह से कुछ घुंघरू भी। फटाफट से रानी पुलिस स्टेशन पर जाकर कंप्लेन करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ये दोनों तो डांस करने वाले हैं, जिसकी वजह से पुलिस वाले इसकी कंप्लेंट नहीं लेते। रानी से ये भी कहने लगते हैं कि प्रेसिडेंट से कुछ पैसे दिलवाऊंगा, जाओ तुम यहाँ से। अब रानी बेचारी बेबस और लाचार, इसको समझ में नहीं आता कि ये कहाँ पर जाए, कौन इसकी प्रॉब्लम सुनेगा। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर संध्या नाम की एक क्राइम रिपोर्टर को दिखाया जाता है। संध्या रेडी शेडी होकर जब अपने चैनल पर आती है तो इसकी एक बेस्ट फ्रेंड होती है बॉबी। संध्या से यही बात कहने लगती है कि दीदी ये न्यूज पढ़ना वगैरह तुम छोड़ दो, हम दोनों एक पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे, हम ही बॉस और हमारी ही कहानी टेलीकास्ट होगी। मैं मटेरियल को गैदर करूंगी, तुम स्टोरी को बोलो। लेकिन संध्या इस पर इतना इंटरेस्टेड नहीं होती। उसके बाद संध्या कैमरे के सामने आकर न्यूज रीडिंग करने लगती है। तभी इसको ये बात पता चलती है कि कल इसने जो न्यूज बनाई थी वो न्यूज ये नहीं है। चैनल के बॉस ने इस न्यूज में थोड़ा मिर्च मसाला मिक्स करके प्रेजेंट किया है, मतलब स्क्रिप्ट को ऐसा लिखा है। अब संध्या को झूठी न्यूज प्रेजेंट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। संध्या फटाफट से अपने बॉस के पास जाकर इसी के बारे में पूछने लगती है कि सर ये मेरी स्क्रिप्ट नहीं है। इसका बॉस रवि भी कहने लगता है, अरे संध्या हमको टीआरपी चाहिए, ऐसा करेंगे तभी तो हमको टीआरपी मिलेगी। इस तरह से बहुत देर तक इन दोनों के बीच तू मैं होने लगती है। खैर थोड़ी देर के बाद संध्या और बॉबी किसी कैफे पर जाते हैं। वहीं पर अमर नाम का एक बंदा भी होता है जो संध्या का मंगेतर है, और एक्चुअली संध्या अपने बॉस से झगड़ा करने के बाद रिजाइन दे दिया। सो अमर कहने लगता है, अरे संध्या तुमको जॉब पसंद नहीं आई और तुमने ड्रॉप कर दिया, अब नेक्स्ट क्या करने वाली हो वो सोचो ना। संध्या कहने लगती है, मैं एक पॉडकास्ट स्टार्ट करूंगी, मतलब उस लड़की बॉबी के आइडिया को फॉलो करने लगती है। ये सुनने के बाद बॉबी भी बहुत खुश होने लगती है। थोड़ी देर के बाद जब बॉबी वहाँ से जा रही होती है, संध्या बॉबी से कहने लगती है, अरे बॉबी कल मेरे इयररिंग्स लौटा दो। यहाँ पर एक और बात यह है कि संध्या ने अपने घर में अमर के बारे में ऑलरेडी बता चुकी होती है। सो दूसरे दिन संध्या की फैमिली वाले लड़के को देखने के लिए वही अमर के घर पर जाने लगते हैं। घर पर आने के बाद ये दोनों फैमिली वाले अच्छे से घुल मिल जाते हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह से लाइक भी करने लगते हैं। किसी पंडित जी को बुलाकर शादी का डेट भी फिक्स कर लेते हैं। उसके बाद जब संध्या की फैमिली वाले वापस अपने घर पर जा रहे होते हैं तो तभी एक औरत संध्या की गाड़ी के सामने आती है, कहने लगती है कि मैडम उस फ्लैट में काफी सारा खून लगा है, प्लीज मैडम आप आइए। अब संध्या तो ऑलरेडी एक क्राइम रिपोर्टर होती है, फटाफट से उस फ्लैट पर जाने लगती है। तो शॉकिंगली ये फ्लैट बॉबी का ही होता है, मतलब शायद कल रात बॉबी और उसका बीएफ जो रोमांटिक मूड में थे, कोई हत्यारा इनके पास आकर इनको मार दिया। बॉबी की लाश को देखकर संध्या के तो होश ही उड़ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद राजीव नाम का एक पुलिस ऑफिसर क्राइम सीन पर आता है। क्राइम सीन की अच्छे से इंस्पेक्शन करने लगता है, लेकिन राजीव को एक भी सबूत नहीं मिलता। अब उसी जगह पर संध्या और अमर भी होने की वजह से ये राजीव इन दोनों से बात करने लगता है। मतलब संध्या कहने लगती है कि ये बॉबी मेरी फ्रेंड है। राजीव और उसके टीम मेंबर्स बॉबी के मर्डर केस को सॉल्व करने में लगे रहते हैं। उसके ऑफिस पर जाकर पूछताछ करने लगते हैं, फ्रेंड्स फैमिली मेंबर से पूछताछ करने लगते हैं। सारे लोगों का यही कहना होता है कि कोई भी बॉबी का दुश्मन ही नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात पता चलती है कि हत्यारे ने बॉबी के साथ आरएपी करके बाद में मार दिया। राजीव बहुत ही लगन के साथ इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, लेकिन इसको एक भी सबूत ही नहीं मिलता। अब इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान संध्या बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रहती है। राजीव संध्या से यही कहने लगता है कि केस सॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप ऐसे बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर मत काटिए, कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं खुद आपको इन्फॉर्म करूंगा। उसके बाद संध्या का वो बॉस दोबारा संध्या को बुलाकर जॉब में रिजॉइन होने के लिए कहता है, क्योंकि संध्या इसके लिए नहीं मानती। अगर ये दोबारा यहाँ पर आएगी तो दोबारा किसी न्यूज को मिर्च मसाला लगाकर प्रेजेंट करना पड़ेगा। लोगों के लिए न्यूज बस एक एंटरटेनमेंट है। ऑलरेडी कुछ न्यूज चैनल्स वाले
बॉबी और उसके बीएफ पर ब्लेम करते रहते हैं कि यहाँ पर किसकी गलती है। लेकिन संध्या को लोगों के सामने सच प्रेजेंट करना होता है तो अपने बॉस को मना करने लगती है। संध्या घर वापस आकर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने लगती है। अपने पहले पॉडकास्ट में ही बॉबी के केस के बारे में डिस्कस करने लगती है। संध्या ऑलरेडी चोरी चुपके बॉबी के फ्लैट में घुसकर दोबारा क्राइम सीन को अच्छे से चेक करने लगती है। मतलब इमेजिनेशन करने लगती है कि बॉबी और उसका बीएफ किस माहौल में थे, हत्यारा कहाँ से आया होगा, इन दोनों के साथ क्या किया होगा। तो इसी दरमियान में संध्या एक चीज को नोटिस करके राजीव के पास कहने लगती है कि बॉबी के गले में एक चैन होना चाहिए, लेकिन राजीव वो चैन मिसिंग है। मतलब बॉबी हमेशा उस चैन को पहना करती थी, जिसका मतलब हत्यारे ने बॉबी को मार के उसकी चैन ले गया। यह सुनने के बाद राजीव भी कुछ केस के डिटेल्स बताने लगता है कि क्राइम सीन के पास इनको एक फुटप्रिंट नजर आया। पुलिस वालों को ये फुटप्रिंट कॉम्पाउंड वॉल के पास मिला। यह सुनने के बाद संध्या उस दिन का इंसिडेंट याद करने लगती है। मतलब जब संध्या अमर के घर पर जा रही थी तो उसी अपार्टमेंट का एक वॉचमैन अपने पैर जूतों को साफ कर रहा था। संध्या यही बात राजीव को बताने पर राजीव उस वॉचमैन के घर पर जाकर वॉचमैन के बारे में पूछताछ करने लगता है। वॉचमैन की बीवी कहने लगती है कि इसका हस्बैंड 2 दिन से घर वापस नहीं आया। यह जानने के बाद पुलिस वाले यही समझने लगते हैं कि शायद उस वॉचमैन की नजर ऑलरेडी बॉबी पर थी, उसके साथ एंजॉय करना चाहता था। मौका देखकर उस रात बॉबी के साथ अत्याचार किया, उसके बीएफ को मारकर। उसके बाद राजीव और उसका टीम मेंबर उस वॉचमैन की तलाश करने लगते हैं। किसी जगह पर वो वॉचमैन इन दोनों को नजर आने पर उसको फॉलो करने लगते हैं, लेकिन वो वॉचमैन इन दोनों को देखकर बचने की कोशिश करने लगता है। लेकिन फाइनली ये दोनों उस वॉचमैन को पकड़ ही लेते हैं। वॉचमैन यही कहने लगता है कि सर मैंने किसी को नहीं मारा सर, पहले आप मेरी बात सुनिए। यह होने के बाद संध्या अपने पॉडकास्ट में ये केस की डिटेल्स शेयर करने लगती है। अब न्यूज चैनल्स वाले भी इसी बॉबी की न्यूज को बताते हुए ये भी प्रेजेंट करने लगते हैं कि पुलिस वालों की मदद संध्या नाम की एक लड़की ने किया, उसी की मदद से हत्यारा पकड़ा गया। अब ऐसे ही न्यूज की वजह से संध्या के पॉडकास्ट को थोड़ा सा पॉपुलैरिटी मिलने लगती है। काफी सारी पब्लिक इसके पॉडकास्ट को फॉलो करने लगते हैं। इसके पॉडकास्ट का नाम ही होता है चीकट लो। एक दिन जब संध्या बस ऐसे ही बाहर टहल रही होती है, उसी वक्त वॉचमैन की बीवी उसको दोनों बेटियां संध्या के पास आते हैं। वॉचमैन की बीवी संध्या को बहुत डांटने लगती है कि मैं अपने पति को जानती हूँ कि वो किसी का भी हत्या नहीं कर सकता। तुम्हारी न्यूज की वजह से स्कूल वाले मेरी बेटी को स्कूल से निकाल दिया कि तुम एक रेपिस्ट की बेटी हो, और मुझे भी काम से निकाल दिया। ढंग से आप लोग इन्वेस्टिगेशन ना करके सारा इल्जाम मेरे पति पर डाल दिया। इस तरह से संध्या पर बहुत ब्लेम करने लगती है। एक्चुअली यहाँ पर अंदर की बात यह है कि इस वॉचमैन ने किसी की सोने की चैन को चुरा लिया था, तो उसी के डर से ये छुपा रहा। उसी रात असली कातिल संध्या को कॉल करने लगता है। कहने लगता है कि बॉबी के मर्डर को बहुत ही अच्छे से तुमने एक्सप्लेन किया, चलो मैं तुमको एक और चांस देता हूँ। एक और अंधेरी रात में एक और हत्या होने वाली है। संध्या फटाफट से राजीव के पास जाकर यही बात कहने लगती है कि मुझे एक स्ट्रेंज कॉल आया। संध्या ने ऑलरेडी उस कॉल को रिकॉर्ड कर चुकी होती है। राजीव उस नंबर को ट्रेस करने लगता है। जब ये लोग उस लोकेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत होती है। हत्यारे ने इसी बूढ़ी औरत का फोन लेकर संध्या को कॉल किया था। खैर सुबह होने के बाद संध्या अमर के साथ मिलकर कहीं पर जाने लगती है। अमर पूछने लगता है कि आखिरकार हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। संध्या जो हुआ वो बताने लगती है कि आज सुबह सवेरे इसको एक कॉल आया। मतलब वानी नाम की एक औरत संध्या को कॉल करके ये बताने लगी कि मैडम मैंने आपका पॉडकास्ट सुना, जिस तरह से बॉबी के साथ हुआ उसी तरह से मेरे साथ भी हुआ था। सो संध्या उसी वानी से मिलने के लिए उसके गांव पर जाने लगती है। फाइनली थोड़ी देर के बाद ये दोनों उस औरत से मिलने के लिए आते हैं। यह वानी अपने साथ जो हुआ वो संध्या को बताने लगती है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। बहुत सालों पहले जब ये वानी अपने घर में मौजूद होती है कुछ पूजा वगैरह करती हुई, इसका एक छोटा बच्चा भी होता है। उस रात इस वानी का पति भी थोड़ा बाहर गया हुआ था। घर में वानी अकेली और उसका छोटा बच्चा होता है। उसी वक्त एक अनजान बंदा अपने चेहरे पर मास्क पहनकर वानी के पास आकर इसके साथ अत्याचार किया। इसके सर में भी फूल और घुंघरू रखकर जब इसको मारने वाला था तो वानी का बच्चा जोर जोर से रोने लगा। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर वो हत्यारा वहाँ से भाग गया। उसके बाद जब यह बात वानी के हस्बैंड को पता चली तो इसका हस्बैंड इसको छोड़ दिया। इसके हस्बैंड ने इसकी प्रॉब्लम नहीं समझा तो पुलिस क्या समझेगी, इसीलिए पुलिस में कंप्लेन भी नहीं किया था उस टाइम। वो वानी अपने बच्चे के साथ दूसरी जगह पर आकर अपनी जिंदगी गुजार रही है। अब उसी रात ये दोनों किसी होटल में स्टे करने लगते हैं। संध्या राजीव को कॉल करके कहने लगती है कि मैंने एक विक्टिम से मुलाकात किया। उसका कहना यह है यहाँ के एरिया में ऐसे काफी सारी घटनाएं पेश आई, क्या तुम ऐसे कुछ पुराने फाइल्स को गैदर कर सकते हो। राजीव कहने लगता है कि वहाँ के एक पुलिस वाले से मैं बात करूंगा, कल सुबह उसके पास जाकर
मुलाकात करो। इस तरह से सुबह होने के बाद संध्या और अमर उस पुलिस स्टेशन पर जाकर 20 साल पहले जो आरआईपी के केसेस होते हैं उन फाइल्स को गैदर करके कुछ न्यूज आर्टिकल्स को भी गैदर करने लगती है। मतलब इन सारे केसेस में कुछ पैटर्न्स को ढूंढने की कोशिश करने लगती है। इसी प्रोसेस में संध्या उन विक्टिम से भी मुलाकात करने लगती है। कुछ लोग मिलते हैं, कुछ लोग नहीं मिलते। मतलब कुछ औरतें उस हादसे को भूल चुके होते हैं 20 साल पहले घटी थी। इसी दरमियान में संध्या को रानी और लच्ची के बारे में भी पता चलता है। उस एड्रेस पर जाने के बाद वो रानी वहाँ पर मौजूद नहीं होती। इसी प्रोसेस में ललिता नाम की एक औरत से भी मुलाकात करती है, लेकिन ललिता संध्या से बात करने से मना कर देती है। संध्या के बारे में जानने के बाद उस ललिता का मामा संध्या के पास आकर 20 साल पहले जो ललिता के साथ हुआ वो एक्सप्लेन करने लगता है। ललिता के साथ भी ऐसी ही घटना पेश आई थी। एक अनजान बंदा ललिता के पास आकर अत्याचार किया, लेकिन लकीली उस रात दिवाली होने की वजह से ललिता की जान बच गई, उसको मार नहीं पाया। खैर संध्या वापस होटल पर आकर थोड़ा रिलैक्स होने लगती है। उसी वक्त इसको कुछ नाइटमेयर्स आने लगते हैं। मतलब जब संध्या छोटी बच्ची थी उस वक्त इसका फादर एक मूवी पर ले गया था थिएटर। अब वहाँ पर फर्स्ट शो होने की वजह से बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। उसी भीड़ भाड़ में काफी सारे लोग संध्या को इधर उधर टच किया। संध्या घर वापस आने के बाद यही बात अपने पापा को बताने लगती है और इसी तरह से ये भी कहने लगती है कि हम पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। लेकिन संध्या की माँ टोटली मना करने लगती है कि लड़कियों के लिए ये सब कुछ कॉमन है और वैसे भी भीड़ भाड़ एरिया में वहाँ पर तुम क्यों गई। खैर प्रेजेंट डे पर वो हत्यारा संध्या के होटल पर आकर एक पत्थर फेंकने लगता है। यह देखकर संध्या समझ जाती है कि वो हत्यारा इसको फॉलो कर रहा है। उसके बाद संध्या अपने पॉडकास्ट में इन्हीं सारे केसेस के बारे में डिस्कस करने लगती है और ये भी कहने लगती है कि उस हत्यारा का बॉबी पहली विक्टिम नहीं है। 20 साल पहले उसने काफी सारे हत्याएं कर चुका है। हत्यारा हर एक विक्टिम के पास कुछ फूल और कुछ घुंघरू रखकर जाता है। सेम ऐसा ही सिनारियो बॉबी के केस में भी हुआ। अपने इस पॉडकास्ट के जरिए से लोगों में अवेयरनेस भी फैलाने लगती है। इस पॉडकास्ट के बाद इसका पॉडकास्ट और ज्यादा ही वायरल होने लगता है कि पुलिस वाले जो काम नहीं कर पाए वो एक आम रिपोर्टर कर रही है। और इसी दरमियान में पुलिस वाले उस वॉचमैन को भी रिलीज कर देते हैं। मतलब इसके रिलेटेड कोई सबूत नहीं मिलता। उसके बाद मीडिया वाले डीआईजी के पास आकर सवाल पे सवाल पूछने लगते हैं कि जो काम पुलिस वाले करना चाहिए वो एक आम रिपोर्टर कर रही है। डीआईजी कहने लगता है कि किसी ने कुछ कहा और आपने मान लिया। अगर इतने सारे विक्टिम्स है तो वो विक्टिम्स कहाँ पर है। ये सिर्फ कहानियां है 30 सेकंड्स में रीच पाने के लिए। और यही बताने की कोशिश करने लगता है कि बॉबी का केस अलग है, 20 साल पहले जो केसेस हुए वो अलग है। संध्या लोगों के सामने सच लाने के लिए अपने उस टीवी चैनल बॉस से बात करके सारे मीडिया वालों को बुलाकर प्रेस मीट करवाने लगती है। मीडिया वालों से यही कहने लगती है कि लास्ट वीक मैंने काफी सारे केसेस को रेफर किया और मुझे पक्का यकीन है कि बॉबी का केस और 20 साल पहले जो घटनाएं पेश आई वो केसेस सेम है। हमको एक सीरियल किलर की तलाश है और इसी तरह से उन सारे विक्टिम्स को यहाँ पर बुलाया होता है। लेकिन आइन टाइम पर वो सारे विक्टिम्स मीडिया के सामने आने से मना कर देते हैं। संध्या यही बात मीडिया के सामने आकर बताने पर सारे मीडिया वाले संध्या को बहुत लांछन करने लगते हैं कि खामखा तुमने हमारा टाइम बर्बाद कर दिया। पुलिस वालों ने सच ही कहा कि आपने अपने 30 सेकंड्स वीडियो के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस तरह से सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। उसी वक्त संध्या के पास शॉकिंगली रानी और लच्ची आते हैं। मतलब उस दिन लच्ची मरी नहीं होती। ये दोनों भी संध्या का पॉडकास्ट सुनने के बाद ही संध्या को ढूंढते हुए यहाँ पर आए होते हैं। मीडिया के सामने आकर जो हुआ वो बताने लगते हैं। 20 साल पहले रानी और लच्ची डांस करके अपना गुजारा करती रहती है और गाँव में ऐसे डांसर्स की कोई इज्जत नहीं होती। डांस खत्म होने के बाद वहाँ का चिन्ना बाबू नाम का एक बंदा इन दोनों के साथ बदतमीजी से पेश आने लगता है। उसी वक्त वहाँ का एमआरओ आकर इन दोनों को बचा लेता है। लेकिन ये एमआरओ भी कोई दूध का धुला नहीं होता। रानी को अपने साथ गेस्ट हाउस पर ले जाने लगता है। लच्ची अकेले ही वापस अपने घर पर आकर जब अपने कपड़े चेंज कर रही होती है उसी वक्त एक अनजान बंदा लच्ची के पास आकर इसके साथ जबरदस्ती किया। लच्ची मरी है समझकर उसके पास फूल और घुंघरू डालकर चला गया, लेकिन एक्चुअली लच्ची बेहोश होती है। रानी लच्ची के पास आकर इसकी जान बचाने लगती है। रानी पुलिस स्टेशन पर जाकर कंप्लेंट करने की कोशिश करने लगती है कि कोई अनजान बंदा लच्ची के साथ बलात्कार किया, लेकिन पुलिस वाले इसकी कंप्लेंट नहीं लेते। वहाँ का पुलिस वाला यही कहने लगा था कि मैं चिन्ना बाबू से बात करके थोड़े पैसे मंगवाता हूँ, तुम दोनों इस गांव को छोड़कर चले जाओ। अब मीडिया वाले इन दोनों से पूछने लगते हैं उस टाइम कौन पुलिस वाला आपकी कंप्लेंट नहीं लिया। वो दोनों कहने लगते हैं कि प्रेजेंट डीआईजी जो बंदा है राजमणि, वही उस टाइम उस गांव में इंस्पेक्टर की तरह सर्विस कर रहा था। राजमणि का नाम सुनते ही सारे मीडिया वाले शॉक में रह जाते हैं। संध्या पर ही ब्लेम करने लगते हैं कि खामखा आप इस केस में राजमणि को
क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो। खैर उसी वक्त राजीव संध्या को किसी लोकेशन पर आने के लिए कहता है तो शॉकिंगली वहाँ पर हत्यारे ने एक और कपल को मार चुका होता है। मतलब ये दोनों कल रात यहाँ पर कैंपिंग के लिए आए होते हैं। सेम वही पैटर्न इस्तेमाल करके हत्यारे ने इन दोनों को मार दिया। उसी वक्त क्राइम सीन पर आनंदिता नाम की एक ऑफिसर आती है। मतलब इस केसेस को सॉल्व करने के लिए स्पेशल ऑफिसर होती है। आनंदिता को ऑलरेडी उस संध्या के बारे में पता होता है कि इसने कुछ अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन वगैरह किया। राजीव को बोलकर संध्या ने जिन केसेस को, जिन सबूतों को इकट्ठा किया वो सारे अपने पुलिस स्टेशन पर मंगवा लेती है। अब ये जानने के बाद संध्या फटाफट से पुलिस स्टेशन पर आकर राजीव से यही बात पूछने लगती है कि राजीव बिना मेरी परमिशन के तुम मेरे मटेरियल्स कैसे ला सकते हो। राजीव आनंदिता के बारे में बताने लगता है। संध्या आनंदिता को रफली केस के डिटेल्स बताने लगती है। आनंदिता कहने लगती है कि तुमने बहुत ही अच्छे तरीके से रिसर्च किया, तुम चाहो तो हमारी मदद कर सकती हो। इस तरह से संध्या इस आनंदिता की टीम में ज्वाइन हो जाती है। अब उसी वक्त वो डीएजी इस आनंदिता से मिलने के लिए आता है। एक्चुअली मीडिया के सामने इस राजमणि का नाम आने की वजह से डिपार्टमेंट इसको थोड़ा लीव पर रख देती है। आनंदिता राजमणि को बुलाकर यही बात पूछने लगती है कि लच्ची के मामले में आपने क्यों रिएक्ट नहीं किया। तो ये राजमणि अपने साइड से प्रॉब्लम बताने लगता है कि उस वक्त इलेक्शन का टाइम था, हम लोग वहाँ पर बहुत ही बिजी थे और ऊपर से बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का प्रेशर भी होता है। बाद में वो राजमणि बाहर आकर संध्या से मुलाकात करता है। यहीं पर संध्या को ये बात पता चलती है कि अमर का फादर और ये राजमणि अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। उसके बाद संध्या, आनंदिता और राजू इसी केस के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। और यहाँ पर एक और बात ये है कि 20 साल पहले हत्यारे ने कंडोम का इस्तेमाल किया था। भाभी और दूसरी लड़की के मामले में भी सेम होता है। अब फिलहाल के हालत में तो ये सारी चीजें कॉमन है, लेकिन 20 साल पहले कंडोम इस्तेमाल करना मतलब कोई एजुकेटेड पर्सन ही इस्तेमाल कर सकता है। गांव वालों को इन सारी चीजों के बारे में नहीं पता होता है। अगर हम उस टाइम के कुछ एम्प्लॉयज के डिटेल्स निकालेंगे, जैसे पुलिस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, तो हमको वहाँ से कुछ लीड मिल सकती है। आनंदिता कहने लगती है, अरे यार अगर ऐसा चेक करेंगे तो हजारों के नाम निकल कर आएंगे, तो किस किस के पास जाकर हम क्रॉस चेक करेंगे। नहीं, ये वर्कआउट नहीं होगा। इस तरह से इसके आइडिया पर इतना ध्यान नहीं देती। रिसेंटली जिस लड़की की हत्या हुई उस क्राइम सीन पर फॉरेंसिक वालों को एक बाल मिला होता है। संध्या राजीव के पास आकर यही बात कहने लगती है कि हम उस चिन्ना बाबू का डीएनए हासिल करके उस बाल से मैच करें तो। राजीव शॉक में रह जाता है। अरे वो चिन्ना बाबू अब बहुत ही ऊंचाइयों पर है, उसके पास जाने के लिए ही अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और तुम उसका डीएनए हासिल करना चाहती हो, ये वर्कआउट नहीं होगा। लेकिन फिर भी संध्या राजीव को लेकर उस चिन्ना बाबू के पास जाती है। सच में ये बहुत बड़ा पॉलिटिशियन होता है। अब चिन्ना बाबू के पास आकर इसके एक पुराने केस के बारे में क्वेश्चन पूछने लगती है। मतलब काफी साल पहले इस चिन्ना बाबू के ऊपर रेप केस का अटेम्प्ट लगा था। चिन्ना बाबू कहने लगता है, हाँ लगा था, वो मेरी कजिन ही थी, मैंने उसके साथ मजाक किया और अब वही मेरी बीवी है। इस तरह से संध्या को ढंग से जवाब ही नहीं देता। लेकिन संध्या वॉशरूम जाने के बहाने से उस चिन्ना बाबू का ब्रश हासिल कर लेती है डीएनए टेस्ट के लिए। दूसरे दिन मीडिया वाले आनंदी के पास आकर यही बात पूछने लगते हैं कि आपके टीम वाले चिन्ना बाबू के पास सवाल करने के लिए क्यों गए थे, क्या इस केस में बड़े लोगों को भी इन्वॉल्व करना चाहते हो आप लोग। एक्चुअली चिन्ना बाबू ही मीडिया वालों को ये खबर बता दिया था। आनंदी को पता नहीं होता कि संध्या और राजीव उस चिन्ना बाबू के पास गए थे। राजीव बहुत ही मुश्किल से उन मीडिया वालों को संभालने लगता है। उसके बाद आनंदिता संध्या और राजीव को बहुत डांटने लगती है कि तुम दोनों मेरे बिना परमिशन के उस चिन्ना बाबू के पास क्यों गए। अब उसी वक्त चिन्ना बाबू के डीएनए रिपोर्ट्स भी आते हैं। पता चलता है कि क्राइम स्पॉट पर जो डीएनए सैंपल मिला वो चिन्ना बाबू से मैच नहीं हुआ। ये देखकर आनंदिता बहुत डांटने लगती है कि अगर ये बात मीडिया वालों के सामने आएगी तो हमारे डिपार्टमेंट की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। खैर उसी रात अमर के माँ बाप संध्या के घर पर आते हैं। बस ऐसे ही संध्या उसके फैमिली मेंबर से मिलने के लिए। बात यह है कि एक्चुअली कल संध्या और अमर का छोटा सा झगड़ा हुआ होता है। ये बात अमर के माँ बाप को पता लगकर संध्या के पास भी आते हैं। इन दोनों ने अमर को ऑलरेडी समझा दिया, अब संध्या के पास आकर समझाने लगते हैं। इसी बातों ही बातों में अमर की माँ ये भी कहने लगती है कि कल हम सारे लोग शॉपिंग पर जाने वाले हैं, तुम भी हमारे साथ आओ, तुमको जो साड़ी पसंद आएगी वो खरीद लो। दूसरी तरफ वो हत्यारा पुलिस स्टेशन को कॉल करके आनंदिता से बात करने लगता है और ये भी कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा। उस गिफ्ट बॉक्स में चोटी में लगाने वाला कोई चीज होती है। कहने लगता है कि 2000 में मैंने जब कांड किया था उसकी ये मेमोरी है। और उसी तरह आनंदिता, मैं कोई कायर नहीं हूँ, मैं तुम लोगों के बीच ही रहता हूँ और अंधेरे में शिकार करता हूँ। मैंने ऑलरेडी मेरे टारगेट के बारे में संध्या को बता दिया था, लेकिन तुम लोगों ने ही संध्या की बातों पर यकीन नहीं किया। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी
मुझे पकड़ो वरना एक और अंधेरी रात में एक और कांड हो जाएगा। जब पुलिस वाले उस नंबर को ट्रेस करने लगते हैं, वो नंबर उसी लड़की का होता है जो मरी होती है रिसेंटली, और उस लड़की के इंस्टा पर एक वीडियो भी होती है जिसमें वो लड़की हत्यारे के बारे में अनाप शनाप बका था। मतलब उस हत्यारे के खिलाफ बात करने की वजह से ही हत्यारे ने इसको मार दिया। राजीव से कहने लगती है कि इस काम को स्टार्ट करने वाली तो संध्या है ना, मतलब संध्या की जान को भी खतरा है, फटाफट से उसे अलर्ट करो। दूसरी तरफ संध्या और अमर की फैमिली वाले कपड़ों की शॉपिंग के लिए आए होते हैं। उसी वक्त राजीव संध्या को फोन करके इसको अलर्ट करने लगता है कि लगता है कि हत्यारा का नेक्स्ट टारगेट तुम ही हो। यह जानने के बाद संध्या सारे लोगों को लेकर उस मॉल से बाहर जाने लगती है। उसी शॉपिंग मॉल पर इनको वो राजमणि भी नजर आता है। अमर के फादर को देखकर इसे बात करने लगता है। राजमणि को यहाँ पर देखकर संध्या को शक होने लगता है, लेकिन फिर भी अपने सारे फैमिली वालों को लेकर यहाँ से चली जाती है। उसके बाद संध्या अपने घर पर होती है तो उसी वक्त वो मास्क वाला बंदा आकर अमर को अपने कब्जे में लेकर इसकी आंखों के सामने ही अमर को मार देता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सब कुछ इसका एक बुरा सपना है। नींद से जागने के बाद दोबारा माइक के सामने आकर कुछ और बातें रिकॉर्ड करने लगती है कि हम एक बहुत बड़े साइको किलर से डील कर रहे हैं। काफी सालों पहले इसने काफी सारे लोगों को मारा। ऐसे साइकोस को दोबारा कोई चीज ट्रिगर होने के बाद ही ये एक्टिव होते हैं। इस तरह से रिकॉर्ड करके बस अपने घर के बाहर जाकर टहलती रहती है। उसी वक्त वो हत्यारा इसके सामने फायर की बोतल फेंकने लगता है। संध्या दूर से ही उस बंदे को देख लेती है, लेकिन चुप नहीं खड़ी थी, फटाफट से उसका पीछा करने लगती है। जबरदस्त तरीके से चेजिंग होने लगती है इन दोनों के बीच। फाइनली किसी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास पहुंच जाती है। वो मास्क वाला बंदा संध्या पर हमला करता है, लेकिन संध्या कोई पत्थर लेकर इस बंदे के सर पे वार करके बेहोश कर ही देती है। जब इसका मास्क हटाती है, इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो बंदा और कोई नहीं, बॉस होता है, वानी का बेटा। जब संध्या पहली बार एक औरत से मिलने के लिए गई थी, उस औरत का बेटा। अब पुलिस वाले इस बॉस से पूछने लगते हैं कि बताओ तुमने इतनी सारी लड़कियों को क्यों मारा। बॉस कहने लगता है कि मैंने किसी को नहीं मारा। एक्चुअली हत्यारा बॉस नहीं होता। संध्या की पॉडकास्ट की वजह से काफी सारे लोगों को बॉस की माँ के बारे में पता लग गया। मतलब 20 साल पहले बॉस की माँ भी विक्टिम थी, जिसकी वजह से काफी सारे लोग इनकी फैमिली को बहुत ही अजीब नजर से देखने लगे। तो संध्या को वार्न करने के लिए ही इस बॉस ने ऐसा किया ताकि संध्या अपने पॉडकास्ट को स्टॉप कर दे। बॉस की बातें सुनने के बाद संध्या इसको बहुत सॉरी बोलने लगती है। मेरा बस यही इरादा है कि उस बंदे की वजह से किसी और की जान बच सकती है, ना ही कि किसी को हर्ट करना। खैर उसके बाद आनंदिता संध्या के उस मेथड को फॉलो करने लगती है। वही 20 साल पहले पढ़े लिखे लोगों की लिस्ट निकालना। जब पुलिस वाले इस काम में लगे रहते हैं, इस तरफ संध्या और अमर की शादी होने लगती है। उसके बाद एक दिन राजीव सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के डिटेल्स हासिल करके संध्या को भी फॉरवर्ड करने लगता है कि संध्या तुम भी एक बार चेक करो। लेकिन संध्या अब इस केस पर इतना इंटरेस्टेड नहीं होती। उसी वक्त अमर का फादर अमर को कॉल करके एक शॉकिंग बात बताने लगता है। जब ये दोनों अमर के घर पर जाते हैं तो अमर की माँ मर चुकी होती है। मतलब अमर की माँ का पैर फिसलने की वजह से वो ऊपर से नीचे गिर गई। ये देखने के बाद संध्या और अमर के तो होश ही उड़ जाते हैं। अब तक खुशी का माहौल था, सब कुछ चूर हो गया। उसके बाद अंतिम संस्कार करने से पहले संध्या अमर से कहने लगती है कि एक बार हम आंटी का पोस्टमार्टम करवा दे तो। यह सुनने के बाद अमर संध्या पर बहुत गुस्सा करने लगता है कि तुम अपने केसेस में मेरी माँ को मत खींचो। दूसरी तरफ तमिलनाडु से एक इंस्पेक्टर राजीव को कॉल करके कुछ बातें बताने लगता है कि सर मैंने सुना है कि आप लोग किसी सीरियल किलर के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। काफी साल पहले तमिलनाडु में भी कुछ ऐसा ही केस पेश आया था। उस केस में हम लोगों को कुछ सबूत मिले, वो सारे फाइल्स के डिटेल्स मैं आपको भेज रहा हूँ। इस तरफ जब संध्या अपने घर में होती है तो संध्या के पास अमर की माँ की दी हुई एक डॉल होती है। मतलब सम काइंड ऑफ ए डॉल होती है। ये डॉल के अंदर डॉल, डॉल के अंदर डॉल। इस तरह से इस डॉल को ओपन करने पर इसको कुछ इयररिंग्स नजर आते हैं। शॉकिंगली ये इयररिंग्स इसी के होते हैं। कुछ दिनों पहले संध्या ने अपने इयररिंग्स को उस बॉबी को दिया था। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ आनंदिता और उसके टीम मेंबर्स को भी एक क्लू मिलता है, शॉकिंग क्लू। शॉकिंगली इस क्लू के जरिए से पुलिस वालों के सामने अमर के फादर की फोटो आती है, रामू। मतलब तमिलनाडु में कुछ घटनाएं पेश आई थी ना, उस घटनाओं में अमर के फादर का डीएनए मिला था और असली कातिल यही अमर का फादर होता है। खैर इस तरफ संध्या सारी चीज जानने के लिए खाना देने के बहाने से अमर के घर पर आती है। खाना टेबल पर रखकर ये वॉशरूम पर जाती है, मतलब डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए। उसी वक्त संध्या के फोन को वो राजीव कॉल करने लगता है। अमर का फादर इस फोन को पिक करके सारी बात सुन लेता है। बाद में अमर का फादर ये भी जान लेता है कि संध्या डीएनए सैंपल्स कलेक्ट कर रही है। अमर का फादर संध्या के पास आकर इससे फाइट करने लगता है। संध्या भी जबरदस्त तरीके से फाइट करने लगती है। बहुत ही मुश्किल से अमर के फादर को जख्मी कर ही देती है। उसके बाद अमर के फादर को पुलिस स्टेशन पर लाकर पूछताछ करने पर अमर का फादर
एक भी शब्द नहीं बोलता। फाइनली संध्या अमर के फादर के पास आती है। संध्या ने ऑलरेडी एक ठोस सबूत कलेक्ट कर चुकी होती है। एक बहुत ही पुरानी फोटो अमर के फादर के सामने रखती है कि यही है ना तुम्हारी पहली विक्टिम। इस फोटो को देखने के बाद अमर का फादर जो हुआ वो बताने लगता है। एक्चुअली फोटो में जो औरत होती है वो इसकी आंटी होती है, मतलब सम काइंड ऑफ ए माँ समान। जब अमर का फादर रामू अनाथ था उस वक्त इसी आंटी ने अपने पास रखकर इसकी परवरिश की। रामू की आंटी कुछ लड़कियों को क्लासिकल डांस सिखाती रहती है। रामू की आंटी बहुत ही सुंदर लगती है जब ये डांस करती है। पाँव में घुंघरू, बालों में काफी सारे फूल। उसके बाद जब रामू टीनेज की उम्र का हो गया तो इसकी आंटी इस पर गंदी नजर डालने लगी। रामू अपनी उस आंटी को माँ का दर्जा दिया करता था, लेकिन उसके मन में तो कुछ और ही खुराफात चल रही थी। जब भी रामू को अकेला देखती इसके पास आकर इसको इधर उधर टच करने लगती। एक रात रामू की आंटी ऐसे ही रामू के करीब जाकर रोमांस करने लगी। रामू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसको धक्का दे दिया। उसी वक्त रामू का अंकल घर वापस आने के बाद रामू की आंटी रामू पर ही झूठा इल्जाम लगाने लगी। यह सुनने के बाद रामू का अंकल रामू को बहुत मारने पीटने लगा। फाइनली रामू को भी बहुत गुस्सा आकर अपने अंकल को बहुत मारने पीटने लगता है और उसी तरह अपने आंटी के साथ कांड करने लगता है कि तुमको यही चाहिए ना, आओ मैं तुमको देता हूँ। इस तरह से कांड करने के बाद अपने आंटी का गला काटकर मार देता है। उसके बाद अपनी आंटी को मारने के बाद भी इसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। इसकी आंटी ने इसके अंदर काफी सारा गुस्सा भर चुकी होती है। जो भी लड़की इसकी आंटी की जैसी नजर आती उसको मारने लगा। इसकी लास्ट विक्टिम थी तमिलनाडु में, वहीं पर इसने अपना एक सबूत भी छोड़ दिया था जल्दबाजी में। रिसेंटली रामू ने अपना मेडिकल चेकअप करवाया। इसको ये बात पता चली कि इसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है। कुछ सालों के बाद ये सारी चीजें भूल जाएगा। संध्या से कहने लगता है कि मैं तो अपनी फैमिली को भूल सकता हूँ, लेकिन मेरी आंटी को कैसे भूल सकता हूँ। इसी दरमियान में बॉबी अपने घुंघरू अमर के फादर को दिखाने लगी कि क्लासिकल डांस सीख रही है। ये घुंघरू देखने के बाद रामू को दोबारा वही ट्रिगर होने लगा। इस तरह से बॉबी एक और लड़की को मार दिया। अमर की माँ को अमर के फादर के कुछ सबूत मिले, मतलब रामू जिन भी लड़कियों को मारता उनके पास कोई ना कोई चीज हासिल करता एज ए ट्रॉफी की तरह। सो अमर की माँ ऐसा ही घुंघरू और झुमके अपने उस डॉल में छुपा दिया। तभी रामू अपने घर वापस आकर जान लेता है कि इसकी बीवी ने इसके बारे में सब कुछ जान लिया, ऊपर से धक्का देकर मार देता है। रामू कहने लगता है कि वैसे भी मैं ये सारी चीजें भूल जाऊंगा, लेकिन तुम लोग नहीं भूल पाओगे। ये सब कुछ होने के बाद संध्या दोबारा अपने पॉडकास्ट में यही बात कहने लगती है कि अब जाके अंधेरा मिटकर रोशनी आई। इसका पॉडकास्ट सुनकर काफी सारे विक्टिम्स बहुत खुश होने लगते हैं। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।